जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोग के सामने हिंदी साहित्य की टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका आज पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुका हूं। यदि आपने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी का सिलेबस दिया होता है दोस्तों, उसमें अवश्य ही 4 या 5 प्रश्न तो हिंदी साहित्य, लेखक और उनकी रचना और कृतियाँ और विधा से प्रश्न बनते रहे दोस्तों। इसलिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार हैं। तो इस कविता के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। वीरों का कैसा हो बसंत। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली के मध्य देसी भाषा कहा गया है। खड़ी बोली को मध्य देसी भाषा कहा गया है। तो बनारस अखबार को कहा गया है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। कौन कराने वाले थे दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है निषाद। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है। तो भक्ति रस को मान्यता प्राप्त हुई है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं। इस पंक्ति के रचयिता है मेरे दोस्तों कबीरदास। याद रखिएगा, बहुत ही पूछता है यह प्रश्न। अगला प्रश्न होगा, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यह उर्वशी पर प्राप्त हुआ था दोस्तों। इनकी जो रचना है उर्वशी, इसी पर इन्हें भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो कामायनी एक महाकाव्य है मेरे दोस्तों। पल्लव के रचयिता कौन है। तो पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। तो अंग्रेजी है दोस्तों, जो 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। और अंग्रेजी के साथ साथ भोजपुरी है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो पहले लेखक थे दोस्तों, गारसाद तासी जी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो नागालैंड जो हमारा दोस्तों राज्य है, उसकी राजभाषा अंग्रेजी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, त्रिपुरा की राजभाषा है। तो त्रिपुरा की राजभाषा है दोस्तों बांग्ला है त्रिपुरा की राजभाषा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। याद रखिए दोस्तों, प्रेम सागर के रचनाकार तो लल्लू लाल जी हैं प्रेम सागर के रचनाकार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो इनको क्रांतिकारी कवि माना जाता है। याद रखिए दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं।
सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं दोस्तों अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी हैं। आगे देख लेते हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं, तो झरना के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, तो किस देश में दोस्तों? भारत देश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है, तो चारु की भावात्मक संज्ञा होती है चारुकता। भारतीय भाषाओं को किन प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा कौन सी है? बोली जाने वाली भाषा होगी दोस्तों, बोली जाने वाली भाषा समूह है, तो इंडो आयरन सबसे बोली जाने वाली भाषा समूह है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अगला देख लेते हैं। कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो व्यंग लेखक हैं दोस्तों हरिशंकर परसाई। मनुष्य तत्व की समान भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि थे। तो यह आत्मगौरव भाव जगाने वाले कवि थे मेरे दोस्तों कबीर दास। अगला देख लेते हैं। प्रादेशिक गोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई, जिसे नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया पिंगल भाषा। अगला प्रश्न है। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भव भूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो यह कथन है दोस्तों रामविलास शर्मा का। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भव भूति के राम के निकट, यह पंक्ति है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक है? तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र जी। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोंगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक कौन है? तो यह दोस्तों फिर से रिपीट हो गया है प्रश्न, यह ऊपर है 27 और 28 29 रिपीट हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न फिर देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? यह भी प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा, ये फिर से रिपीट है दोस्तों, टाइपिंग एरर है, फिर भी देख लेंगे इसको। संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावशाली द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ भाषा सबसे प्रभावशाली है तेलुगु। हिंदी को, टाइपिंग एरर है, बहुत ही एरर हो गया दोस्तों, फिर भी समझ लेंगे। हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है, तो हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा कहा गया है। अगला देख लेते हैं। वह कौन सी रचनाकार है जिन्होंने सबसे अधिक टीका लिखा है? तो बिहारी सतसई ने सबसे अधिक टीका लिखा है। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के संबंध में किसके द्वारा किया गया था? तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। आदिकाल को
आरंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो आदि काल को आरंभिक काल की संख्या दी गई थी दोस्तों मिस्र बंधु ने। यह किसने कहा है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास है? तो यह कथन कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं 38। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहते हैं मेरे दोस्तों। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए। नासु नहुस है दोस्तों, और इसके लेखक कौन है? गोपाल चंद्र। प्रथम मौलिक नाटक नहुस है और इसके लेखक गोपाल चंद्र है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन से है? नई नहीं नहीं दोस्तों, नई नई है ये। नई भाषाएं कौन कौन सी है? तो संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। ये 4 भाषाएं हैं दोस्तों जो नई शामिल की गई हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है गागर में सागर भरने का कार्य। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो यह बोध होता है प्राकृत भाषा का। तुलसी का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली में ज्योतिष का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? तो भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो 3 कवियों की समीक्षा है दोस्तों, सूरदास, तुलसीदास एवं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 51। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजे न लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित की गई है? तो यह पंक्ति है दोस्तों नाभा दास की। अगला प्रश्न है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को देवताओं का लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका विकास दोस्तों ब्रह्मी लिपि में हुआ है। आगे देख लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभियानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास। आगे चलते हैं अगला प्रश्न 55। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है आगरा में। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? फिर से रिपीट है मेरे दोस्तों ये भी प्रश्न, नागालैंड। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता है सरहपा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह भाषा है तेलुगु। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है?
तब महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, यह प्रश्न भी रिपीट है, यह प्रश्न 3 बार हो गया है दोस्तों, कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो यह दोस्तों टाइपिंग एरर के अभाव में कुछ प्रश्न रिपीट हो गए हैं, फिर भी लगभग हम लोगों ने कम से कम 50 प्रश्न तो किया ही होगा इसमें। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।